आषाढ़ पूर्णिमा पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ साझा किए अपने संदेश। धम्मचक्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आज का दिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया के सीएमडी से कहा, कंपनी को आवंटित की गई जमीन का 56,000 करोड़ रुपए का बकाये का हो भुगतान। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिला पहला पदक। महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल। दीपिका और प्रवीण की जोड़ी ने तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और राज्य समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जताई बारिश होने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में उम्मीद जताई है कि कोविड से जूझ रही दुनिया बुद्ध की असीम करुणा से प्रेरित हो। Application of Buddhist values and principles in addressing issues of global concern will help in healing the world and making it a better place. Reeling under the impact of COVID-19, the world, more than ever before, needs the healing touch of compassion, kindness, and selflessness. These universal values propagated by Buddhism need to be adopted by all in their thoughts and actions. I hope today's world gets inspired by the Buddha's infinite compassion and resolves to overcome all sources of human suffering. I pray that human society follows the ideals of the Buddha and works to make our planet a more hospitable habitat. इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन परिसर में आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस पर पीपल का पौधा लगाया। लगाया। इस मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस पर देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान विश्व को दिया था। को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कोरोना महामारी के दौर में भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने महामारी के बीच सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की सराहना की। मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। इस दिशा में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का केयर विथ प्रेयर इनिशिएटिव यह भी बहुत प्रशंसनीय है। इधर गुरु पूर्णिमा पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गोड्डा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस अवसर पर गुरु पूजन किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज को गुरु मानते हुए पुष्प एवं राशि समर्पित की। मौके पर स्वयंसेवकों ने संघ गीत भी गाया। चाहे विद्यार्थी जीवन होगा, चाहे किसान जीवन होगा, चाहे संघ का सुनसोच नहीं होगा, समाज के हर जीवन में तो सबका भला चाहने वाला ये समाज, ये दशा क्यों है? ये माँ भारत गुलाब क्यों हो गई? 17 लोगों के साथ आप कभी नाम उठ रहे होंगे, उनके कमरे में वो 17 लोगों का नाम भी रखा है। 1925 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने कोल इंडिया के अध्यक्ष से राज्य के 56,000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल इंडिया को खनन के लिए राज्य सरकार की ओर से जो जमीनें दी गई थी उस पर 56,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कंपनी को उसका जल्द भुगतान करना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में खनन का काम पूरा हो जाता है वहां कोल इंडिया को बड़ी संख्या में पौधे लगाने चाहिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण और झरिया पुनर्वास के काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत सिल्वर मेडल के साथ जीत की आगाज कर चुका है। भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। इसके साथ ही मीराबाई चानू ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। मीराबाई चानू की इस जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई दी है। दौड़ गई है और इसको काम जो किया है वो मीराबाई है, जिन्होंने कहना चाहिए इस मैच में 87 और क्लीन एंड जर्क में 115 का जो है वजन आया। और सुबह से ही हम लोग जब पूरी जब कवरेज पे लगे हुए थे तो सुबह से ही उम्मीद की जाती थी कि आज जो है वो एक बड़ा पदक जो है वो टोक्यो ओलंपिक में आज से मिडिल के लिए मुकाबले शुरू हो गए हैं। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने मिक्स इवेंट में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अभी चीनी ताइपेई जोड़ी को हराकर हासिल की। मैच काफी रोमांचक रहा। पहला सेट चीनी ताइपेई जोड़ी ने 36-35 से जीता, लेकिन इसके बाद का दूसरा सेट 38-38 के बराबरी पर खत्म हुआ। वहीं तीसरा सेट भारतीय जोड़ी ने 40-35 से जीता और चौथा सेट भी भारतीय जोड़ी ने 37-36 से अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी न्यूजीलैंड को 3 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर शानदार शुरुआत की है। भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से मात दी। मैच में पहला गोल न्यूजीलैंड की तरफ से मैच के 6ठे मिनट में रसेल पेनल्टी कॉर्नर पर करने में कामयाबी पाई। वहीं भारत ने अपनी कोशिशें जारी रखी और 10वें मिनट में भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिस पर रूपिंदर पाल सिंह ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। मैच के 26वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को हरमनप्रीत ने गोल में बदलकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी।
मैच के 33वें मिनट में एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर पर टीम के उपकप्तान हरमनप्रीत ने गोल कर भारत की बढ़त को 3-1 कर दिया। न्यूजीलैंड ने मैच के 43वें मिनट में गोल करने में सफलता पाई और मैच 3-2 पर ला दिया। आखिरी क्वार्टर में न्यूजीलैंड की टीम ने दबाव बनाए रखा, लेकिन भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश के शानदार गोलकीपिंग के चलते टोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने पहले स्थान के साथ फाइनल में प्रवेश किया है। निशानेबाज ने पहले स्थान के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सौरभ ने क्वालिफिकेशन राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खुद को आगे रखा। हालांकि अभिषेक वर्मा फाइनल में स्थान नहीं बना सके। साबित करते हुए आए थे और आज उन्होंने ओलंपिक के स्तर पर, जहां पे काफी दबाव होता है, जहां पर हर देश जो है वो अपने मंझे हुए निशानेबाजों को सामने रखता है, वहां पर जब क्वालिफिकेशन राउंड था जहां पे 8 चुनिंदा निशानेबाज जो होते हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। और मैं आपको बता दूं कि वो ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत से ही लीड कर रहे थे। एक समय था कि वो थोड़ा से नीचे भी आए थे, रैंकिंग उनकी थोड़ी सी नीचे भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जो गेन करना शुरू किया, उसके बाद से जो कहना चाहिए, जो तीसरे राउंड के बाद से उनका जो गेनिंग जो पावर उनके अंदर शुरू हुई और जो अपने आप को उन्होंने साबित करना शुरू किया, वो अंत तक उन्होंने अपने आप को बनाए रखा और उनके जो शॉट्स थे वो एकदम सटीक लगते गए। तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस होता है वो किसी भी कहीं ना कहीं जो क्वालिफाई राउंड होता है फाइनल के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको एक साबित कर देता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है और आप जो है वो फाइनल के लिए कितनी कड़ी जो कहना चाहिए चुनौती है वो अपने कहना चाहिए जो विरोधी हैं उनके सामने आप पेश कर सकते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के पहले मुकाबले को लेकर खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर है। भारतीय महिला हॉकी टीम का पहला मुकाबला नीदरलैंड से होगा। हॉकी की नर्सरी माने जाने वाले सिमडेगा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडल को लेकर खेल प्रेमियों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। सिमडेगा जिले के कोडेग प्रखंड अंतर्गत हेठमा गांव में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने हाथों में तिरंगा लेकर गांव का भ्रमण किया। इस दौरान चीयर फॉर इंडिया और चक दे इंडिया के नारे गुंजायमान रहे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम से सिमडेगा जिला की बेटी सलीमा टेटे और खूंटी जिला की बेटी निकी प्रधान खेल रही है। हमें गौरव महसूस हो रहा है कि वे हमारे साथ पली बढ़ी और इंडिया टीम के लिए खेल रही है। हमें उम्मीद है कि इंडिया टीम के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चीयर्स फॉर इंडिया। टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारतीय हॉकी महिला टीम भी भाग ले रही है और उनका पहला मैच नीदरलैंड के साथ है। झारखंड से सिमडेगा जिला की बेटी सलीमा टेटे और खूंटी जिला की बेटी निकी प्रधान, वे दोनों हमारे बीच खेली पली बढ़ी और अभी भारत के लिए वे खेल रही हैं। हमें उम्मीद है कि वे भारत के लिए अच्छा खेलेंगी और भारत के लिए गोल्ड लेकर जरूर आएंगी। हमारी यही उम्मीद है और शुभकामना है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 39,097 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 39,097 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 35,087 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.35% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,08,997 है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना से 546 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 39 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 45 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,46,885 है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 299 रह गई है।
देश में कोविड के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 42,67,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में 42,78,82,261 कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 42,67,799 टीके लगाए गए हैं। कोरोना के टीके की 5,30,000 से अधिक डोज कल झारखंड को आवंटित की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सिविल सर्जन को वैक्सीन का उठाव सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। रांची को 40,000 टीके की डोज उपलब्ध कराई गई है। शहरी इलाकों में आज 42 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के वरीय मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 से लेकर 28 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। इधर रांची समेत आसपास के इलाकों में कल से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देवघर में लगने वाले श्रावणी मेला को स्थगित किए जाने के बाद देवघर के पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने डाबर ग्राम स्थित पुलिस लाइन में 1,500 पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सरकार के निर्देश पर इस वर्ष श्रावणी मेले को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सावधान। जस्ट एक प्रिकॉशनरी मेजर है, ये चीज़ें ज़्यादा ना फैले और जब कुछ चीज़ें वर्जना के अधीन आती हैं उसी की तरह चीज़ें का। तो कितने फोर्स का डेवलपमेंट हुआ? फोर्स 1,500। किस किस जिले से फोर्स हैं? पलामू, चाईबासा, जमशेदपुर, जामताड़ा, गिरिडीह, हजारीबाग, साहेबगंज, 12 जगह से IRB 1, IRB 8। कोलंबो में तीसरे और श्रृंखला के अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल रात श्रीलंका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। हालांकि भारत ने पहले ही यह श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। देवघर बाबा नगरी में चूड़ियों का लाखों का कारोबार होता है। इसके पीछे एक धार्मिक महत्व भी छिपा है। ऐसा माना जाता है कि देवघर बाबा मंदिर पूजा और दर्शन के लिए जो भी भक्त आते हैं वो चूड़ी को प्रसाद स्वरूप जरूर लेकर जाते हैं। लेकिन कोरोना के कारण व्यवसाय मंदा पड़ा है और दुकानदार जिला प्रशासन से सहयोग की गुहार लगा रहे हैं। की आस्था का प्रमुख केंद्र विश्व प्रसिद्ध बाबा नगरी चूड़ी के कारोबार के लिए भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि देवघर के बाबा मंदिर स्थित मां पार्वती शिव मंदिर के बीच गठबंधन कराया जाता है। यह अमर सुहाग का प्रतीक है और इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह एक शक्ति पीठ भी है। माता को यहाँ चूड़ियाँ चढ़ती है। धार्मिक मान्यताओं के कारण यहाँ लाखों की चूड़ियों का कारोबार होता है। मतलब एक तो पहले अगला साल का भी महाजन बाकी है और इन साल वाला अलग से चढ़ गया और बाद बाकी सब तो मतलब है ही है। मतलब जो इधर 2-4 को खुला हुआ था तो एक आध थोड़ा बहुत जो आ रहा था जिंदा रहने के लिए बंद हो करके अब समझ लीजिए कि आत्महत्या करने छोड़ा करके दूसरा कोई उपाय ही नहीं बचा है सर। देश के कोने कोने से यहाँ पर चूड़ियाँ मंगाई जाती हैं, लेकिन लाखों का कारोबार करने वाले चूड़ी व्यवसायी आज भुखमरी के कगार पर हैं। पिछले 14 महीनों से व्यापार ठप है। जिन लोगों ने स्टॉक मंगाया था वह गोदाम में पड़े खराब हो रहे हैं। हालात यह है कि इनकी दुकानों के
में बिजली बिल कई महीनों से बकाया है। दूसरी तरफ महाजन का कर्ज भी इनके ऊपर चढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल में फीस देने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई 2 साल से एकदम बैठा हुआ है। काहे कि फीस देने के लिए स्कूल में हमारे पास पैसा नहीं है। ऑनलाइन अगर पढ़ाई करवाते हैं तो वो तुरंत बोलेगा कि फीस जमा कीजिए, वो नहीं, घर का ट्यूशन नहीं है। चूड़ी व्यवसायी कहते हैं कि पिछले साल सावन के महीने में काफी घाटा हुआ और इस बार श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होने से इन पर दोहरी मार पड़ी है। कोरोना के कारण आई आर्थिक तंगी और कर्ज के बीच चूड़ियों की रंगत जैसे किसी का कर्जदार हो गई हो। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि भले ही बाबा मंदिर लेकिन बिहार झारखंड बॉर्डर को सील नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वैसे श्रद्धालु जो यहाँ घूमने आते हैं उनसे थोड़ी बहुत तेज बिकवाली हो जाए। जी, बाल बच्चा को कैसे चला रहे हम जान रहे हैं। हम एक मकान मालिक का भाड़ा नहीं खुला सक रहे 2 साल से, बिजली बिल का पैसा नहीं दे रहे हैं 2 साल से, उत्तर हमरा अभी देने का कैसा गुजारा है। सावन में देवघर में लगने वाले मंदिर से दुकानदारों की विशेष उम्मीद लगी रहती है। कोरोना के कारण सब कुछ ठप है और छोटे दुकानदार मुश्किल में हैं। स्थिति को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन को इनके लिए ठोस व्यवस्था करने की जरूरत है। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। कोरोना के कहर की वजह से गरीब और मजदूर तबके के लोगों को बड़ी समस्या हुई। ऐसे में देवघर जिला प्रशासन ने फूड ग्रेन बैंक की शुरुआत कर उनके खाने पीने का इंतजाम किया है। कोरोना की वजह से हुई इस बड़ी विपदा में देवघर में स्थानीय समाज सेवियों की मदद से जिला प्रशासन जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण कर रहा है। इसी कड़ी में इन जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण देवघर एसडीओ दिनेश यादव ने किया। जैसा कि मालूम होगा, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कोविड महामारी से जो लोग बहुत परेशान हुए हैं, उसके लिए देवघर जिला प्रशासन ने एक ग्रेन बैंक नाम की इनिशिएटिव किया था। तो यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा और करीब 800 लोगों को राशन सामग्री दी जाएगी। इस अवसर पर एसडीओ ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री दी जा रही है, इसमें आम लोग भी सहयोग कर सकते हैं। तो उनको राशन वितरण किया जा रहा है और ये करीब 700-800 लोग हैं जिनको कल कूपन्स बांटे गए हैं और ये कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। तो 10 बजे से 3 बजे तक का टाइम दिया गया है इनको। तो आज चलेगा और एक कल भी चलेगा। लोग आ सकते हैं, अपना राशन ले सकते हैं और सभी को कूपन बांटा गया है। प्रशासन ने सभी गैर सरकारी संस्थाओं, समाज सेवी और आम लोगों से आग्रह किया है कि वे आगे आएं और स्वेच्छा से गेहूं, चावल, राशन का सामान व अन्य जरूरी सामान इस फूड ग्रेन बैंक में जमा करा दें। ये सामग्री प्रशासन द्वारा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बहरहाल जिला प्रशासन के इस प्रयास के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब जिले में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। कहते हैं कि अगर मन में जज्बा और जुनून हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिखाया है चतरा के एक दिव्यांग उपेंद्र कुमार यादव ने।
बावजूद दिव्यांग उपेंद्र कुमार यादव के हौसलों की उड़ान कभी कम नहीं हुई। गरीबी का दंश झेल रहे इस दिव्यांग ने किसी तरह इंटर की पढ़ाई पूरी की और वह आगे भी पढ़ना चाहता है, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी के चलते वो पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में उपेंद्र ने अपने गांव में शिक्षा का अलख जगाना शुरू किया। आज वह अपने गांव के बच्चों को स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे लोग का पढ़ने लिखने में बहुत से दिक्कतें आते थे, क्योंकि बच्चे लोग को यहाँ नहीं मोबाइल का सुविधा है, नहीं कोई कंप्यूटर का सुविधा है, न और कुछ का सुविधा है। यह वाकया है नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला चतरा जिला के कान्हाचट्टी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव लारा लुटूदाग का, जहां चलने के लिए न तो कच्ची सड़क है और न तो पढ़ाई के लिए किसी के पास स्मार्टफोन। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई की बात तो पूरी तरह बेमानी है, लेकिन दिव्यांग उपेंद्र ने इन विषम परिस्थितियों में भी गांव के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना शुरू किया। वह भी अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर रेंगते हुए चलकर एक टूटे फूटे सरकारी भवन में पहुंचकर इसी परिसर में वे 9वीं तक के बच्चों को 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं। मेरा सोच था कि बच्चे लोग को मतलब मेरा जैसा किसी बच्चा को नहीं हो। उपेंद्र के इस साहस से गांव वाले भी काफी प्रभावित हैं और उसके द्वारा इन परिस्थितियों में भी किए जा रहे ऐसे नेक कार्यों को देख उन्हें सैल्यूट करते हुए सरकार से यथाशीघ्र सहयोग करने की मांग कर। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि एक उनको जिस प्रकार से हम लोग देखे जाते आते हुए उनको जाने आने के लिए व्यवस्था मिल जाए। उपेंद्र यादव के अदम्य साहस की चर्चा सुन इलाके के प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो ने उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उपेंद्र कुमार यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिलाने की अनुशंसा की जाएगी। उनकी जो मांग या उनकी आवश्यकता की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कल्याण विभाग को मैं एक प्रस्ताव भेज दूंगा उनके आवेदन के आधार पे। दिव्यांग उपेंद्र ने यह साबित किया है कि दिव्यांगता किसी के लिए अभिशाप नहीं है। जरूरत है अपने जज्बे और हौसले को बुलंद बनाए रखने का। दूरदर्शन समाचार के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सभी से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क। और अंत में मुख्य समाचार। आषाढ़ पूर्णिमा पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ साझा किए अपने संदेश। धम्मचक्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आज का दिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया के सीएमडी से कहा, कंपनी को आवंटित की गई जमीन का 56,000 करोड़ रुपए का बकाये का हो भुगतान। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिला पहला पदक। महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल। दीपिका और प्रवीण की जोड़ी ने तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जताई बारिश होने की संभावना।